अस्सलाम वालेकुम। शराय दसूर से मैं हूँ क़य्यूम सिद्दीकी और मेरे साथ हैं जनाब असद मलिक साहब, जहांज़ेब अब्बासी साहब और तैयब बलोच साहब। आज बहुत सारी ख़बरें हैं। एक ख़बर तो यह है कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया है उसको कंडेम किया है और ये कहा है कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ख़िलाफ़ है और वकला की जो एक बहुत अरसे की तवील जद्दोजहद थी कि चीफ़ जस्टिस के इख्तियार डाइल्यूट किए जाएँ, ये वापस चीफ़ जस्टिस को उसके इख्तियारात एक डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो दे दी गई है और इस पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। जबकि दूसरी तरफ एक बड़ा मामला है और वो मामला है 14 सितंबर का। 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 फाजिल जज साहिबान का एक नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हुआ और उस नोट पे जो लिखा था इन चैम्बर हेयरिंग हुई है, ऑर्डर है और फिर क्लैरिफिकेशन है और वो 8 जज साहिबान जिन्होंने मखसूस नशिस्तों में अक्सरियती फ़ैसला दिया था उसका एडिशनल नोट था। उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस डिप्टी रजिस्ट्रार ने ख़त लिखा था 14 सितंबर को ही कि रात 8 बजे तक ना तो उनको ओरिजिनल फ़ाइल मिली और फ़ैसला अपलोड हो गया, कोई नोटिस जारी नहीं हुआ था। तो अब वो चलता चलता नोट चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के पास पहुंचा और चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने 9 सवालात पर जवाब तलबी की है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की। वो 9 सवालात क्या हैं और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि आपको ये भी याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने मुदाखलत का एक ख़त जो है वो लिखा था और फिर तय हुआ था कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस किया जाएगा। उसी मातहत अदलिया के एक जज के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या कर रही है, उस पर क्या कुछ हो रहा है और आज तो असद मलिक साहब ने एक ऑर्डर भी लीक कर दिया है। तो जनाब मेरे ख्याल में पहले असद मलिक साहब आपसे गुफ्तगू शुरू करते हैं। माशाल्लाह आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बड़े तवील अरसे से कवर करते हैं। ये क्या हो रहा है? ये आपको याद है एक जज हमायूं दिलावर हैं, वो बेचारे आजकल बड़ी मुश्किल में हैं। कोई मुकदमा सुन लिया था उन्होंने, वो केपी हुकूमत उनके साथ कर क्या रही है? और वो 8 फाजिल जज साहबान जिन्होंने अज़्म का इजहार किया था कि मातहत जुडिशरी के ऊपर अगर किसी ने हाथ डाला तो उसका हाथ तोड़ देंगे, वो क्या कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया क़य्यूम सिद्दीकी साहब। वो जो 6 जजेस ने अपना जो ख़त लिखा था कि हमारे जो मुदाखलत की जाती है जब हम काम कर रहे होते हैं, वो कोई उन्होंने अपना भी लिखा कि जी जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी क्या मुश्किलात हैं और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हवाले से भी लिखा। एक जज साहब थे अतार रब्बानी साहब, उनके घर के बाहर कोई पटाखा शटाखा फटा था तो उन्होंने कहा जी वो क्रैकर उसके घर के बाहर फाड़ दिया और ये कर दिया और वो कर दिया, हालांकि वो उसको कोई ख़ास केस सुन भी नहीं रहे थे। लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद एक वहाँ पर फुल कोर्ट मीटिंग हुई और उसमें था कि जो उसका फुल कोर्ट मीटिंग में उन्होंने कहा था कि हम इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस देंगे किसी भी जज का, मातहत अदलिया के जज के साथ या उनके साथ कोई भी और एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया था कि ये हम तरीक़ाकार करेंगे। अच्छा, उसमें अब बड़ा दिलचस्प जो एक बात ये हुई कि जज हमायूं दिलावर जो है वो उन्होंने 5 अगस्त 2023 को इमरान ख़ान जो है उनको सज़ा दी थी। वो पहली सज़ा इमरान ख़ान को वहाँ से हुई थी। उसके बाद से इमरान ख़ान जो है वो जेल से नहीं निकल सके, बाद में वो एक के बाद दूसरे तीसरे केस में उनको सज़ा हो गई। और हमायूं दिलावर जो है इनके जो वालिद थे वो एक वकील थे, उन्होंने कोई अपने आबाई गाँव बन्नू के पास कोई गाँव है, वहाँ पर उन्होंने 1970 में कोई ज़मीन ली और वो ज़मीन जो थी वो इतनी कोई वैल्यूएबल नहीं थी। लेकिन जब ये सीपैक का एक ये फतेह जंग से जो DI खान वगैरह आगे जो एक सड़क जा रही है, ये उधर से जहाँ गुजरी तो उसकी एक जो उसकी कीमत थी वो कई गुना बढ़ गई। इन्होंने उस वक्त वहाँ पे कोई 3-4 साल पहले कोई हाउसिंग सोसाइटी शुरू कर दी। उस हाउसिंग सोसाइटी में जो है वो उस वक्त KP की हुकूमत थी, KP में PTI की हुकूमत थी। PTI हुकूमत ने इनको सारे वो NOC वगैरह दिए और वो जो अप्रूवल्स वगैरह दी और उनके जो इनागुरेशन हुआ, इफ्तिताह हुआ, उसमें वहाँ पर उनकी जो वहाँ पे मकामी PTI की क़यादत थी वो लोग भी आए। ये 2022 दिसंबर 2022 की बात है। उस वक्त जो है अभी तक इन्होंने सज़ा नहीं दी थी, लेकिन ये जज थे यहाँ पे, तो वहाँ पे उनका ये था कि PTI वाले उस वक्त इनके साथ एक ही
उसमें अच्छा वो डील कर रहे थे। लेकिन जब इन्होंने दे दी तो उसके बाद इनके ऊपर कभी कोई FIR हो जाती, कभी इनके वालिद 90 ईयर्स ओल्ड 90 साल के, कभी एक FIR कर देते, कभी दूसरी FIR करते, तो इस तरह के वो करे थे। अब ये हुआ कि जब ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में ये मामला था, तोशाखाना 2 एक रेफरेंस था, वो नैब की अमेंडमेंट जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि वो ठीक है, दुरुस्त है, जो 2022 में हुई थी, तो उसके बाद अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की इमरान खान साहब ने जो नैब तरामीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था बेनिफिट 190 मिलियन पाउंड में लेने के लिए कि जी वो नहीं हो सकता, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता। उसी में वो कह रहे थे कि ये तो चोरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये अमेंडमेंट लाई गई हैं, और उसके तहत उन्होंने एक इस तोशाखाना 2 में भी फ़ायदा लिया और 190 मिलियन में भी उन्होंने उसका बेनिफिट देने के लिए एक दरख्वास्त दी थी, अभी भी पेंडिंग है हाई कोर्ट में। खैर बहरहाल वो 9 सितंबर को अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज ने जो है वो कहा जी कि ये नैब की तरमीम के तहत मेरा दायरा इख्तियार से बाहर हो गया है, ये मैं भिजवा रहा हूँ FIA को, तो स्पेशल जज सेंट्रल ये सुनेगा 9 सितंबर को। तो जब वो भिजवाया गया तो चूँकि हुमायूं दिलावर इस वक्त स्पेशल जज सेंट्रल हैं, तो उन्होंने किसी ने ट्वीट कर दी कि ये अब केस जो है ये हुमायूं दिलावर जो है ये उनके पास दोबारा जाएगा। अब हुमायूं दिलावर साहब जो हैं वो उनका जो शायद उन्होंने तो सुनना भी नहीं था, क्योंकि 2 स्पेशल जज सेंट्रल हैं, तो वो वायरल होगी ट्वीट, और काफ़ी लोगों ने कहा जी ये दोबारा इनके पास कैसे जा रहा है। तो 9 सितंबर को जब ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का आर्डर हुआ, तो साथ ही एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट जो KP गवर्नमेंट की है, खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने इनके ऊपर FIR काट दी, इनके वालिद पे भी, इनका भी नामिनेट कर दिया। और 10 तारीख को जब उसकी हेयरिंग होनी थी तोशाखाना वाले केस की, तो वो दूसरे जज छुट्टी पे थे तो इनके पास लगा, तो हेयरिंग से पहले ही अचानक टिकर चल पड़े कि जी के जज हुमायूं दिलावर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। और उनके जो एडवाइज़र थे अली अमीन गंडापुर के जो CM के ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो पैगाम भी जो है वो जारी किया। फिर वो जो इसकी जो लेटर था, वारंट्स जो थे, वो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट का जो हेड कांस्टेबल था उससे अपनी फेसबुक पे लगाए, जहाँ से वो वायरल हो गए। अच्छा, इसमें एक और बात ये कि जो FIR एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने काटी, उससे पहले वहाँ पे जो रेवेन्यू का अमला था वो भी तब्दील किया गया, और जो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट का जो वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर था उसको भी वहाँ से पोस्ट करके को बंदा ये वहाँ पे वो वाला लगाया गया जो कि उस जुडिशल मजिस्ट्रेट का रिश्तेदार था, जहाँ से वारंट इन्होंने जारी करवाए। अच्छा, तो ये फिर इसका मतलब ये तो नहीं है जैसे कि हमारे फाजिल 6 जज साहबान जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ख़त लिखा था मुदाखलत का और दबाव का, तो ये तो कोई दबाव तो नहीं है जज साहबान के ऊपर मेरे ख्याल में। देखिए, ये जज दिलावर पे ये कोई दबाव डालने की कोशिश तो नहीं है, तभी तो वो खामोश बैठे हुए ना, कोई हिलजुल नहीं है। इंतकाम है सर। मतलब तारिक जहांगीरी साहब वाला जो है उसके ऊपर भी इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो हैं वो बातें ज़ेरे गर्दिश हैं। किसका चैम्बर था, कौन चैम्बर बड़ा एक्टिव था, फिर एक कोई पेशावर कहाँ गया, कराची गया, और कराची से फिर जो है ना वो पता नहीं एक बहुत नामवर वकील हो गया। ये भी तो बहुत कुछ हो रहा है इसमें। देखें, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का जो एक था, ये मामला ये ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट इस वजह से कि वो उनकी डिग्री का इशू है, ठीक है। वो एक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत किसी शख्स ने 2017 में वो एक एप्लीकेशन के तहत एक एप्लीकेशन दी, 2017 के जो एक्ट के तहत एप्लीकेशन दी, और वो इन्फॉर्मेशन आ गई। वो इन्फॉर्मेशन आ गई, बेशक 50 साल पुरानी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन वो अभी आई, और उसके ऊपर जो सारी चीज़ें चलती रहीं। लेकिन जो जजेस साहिबान हैं उन्होंने उनको तनहा तो नहीं छोड़ा, एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स भी आया था इस पर, आपको याद होगा। एक मीटिंग हुई और उसके बाद फिर फुल कोर्ट जो थी वो कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग शुरू हो गई। लेकिन वो तो ठीक है, जस्टिस दिलावर जो है, उन जज दिलावर जो है उनके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, कोई इस किस्म की सपोर्ट उनको जो इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था कि भाई। तो क्या आपकी इतलात के मुताबिक जज दिलावर ने उनके साथ होने वाली ये जो विपता है, ये अपने जो मॉनिटरिंग जज होते हैं या इंस्पेक्शन जज होते हैं हाई कोर्ट के अंदर, उनको भिजवाई? जी, मेरे जो इतलात हैं उसके मुताबिक उन्होंने जो अप्रोप्रिएट फोरम था उसको आगाह किया। अप्रोप्रिएट फोरम क्या है? मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी होती है, चीफ जस्टिस होते हैं, तो उन्होंने ये चीफ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी होती है, रजिस्ट्रार होते हैं,
तो वो उनको उन्होंने जो उन्हीं को बताना होता है ना, क्योंकि वो खुद भी एडिशनल सेशन जाए, तो उनको उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था कि ये मेरे साथ हुआ है, ये इस तरह से मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है। चलें ठीक है जी। वो इसमें वजह मैं बताता हूँ, वजह क्या है, ये इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस आना चाहिए था और क्यों नहीं आया जज दिलावर की मैटर के ऊपर, क्योंकि वो ख़ुद उस साइड पे तहरीक इंसाफ ही उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ कर रही है। मेन वजह यही थी कि उसने इमरान खान को सज़ा दी। अगर नून लीग कर रही होती या कोई और पार्टी या कोई और, यार ये भी तो हो सकता है वो कहें कि जी वो ख़त क्योंकि अभी सब जुडिस है तो ज़रा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हो। बहुत सारे मैटर तो सब जुडिस होते हैं, उस पे तो ये चीज़ें कर रहे थे। वैसे तो इमरान खान के लिए तो मफरूज़ों पे भी ये इंसाफ दे देते हैं। ये मफरूज़ा तो नहीं था, उस बेचारे के खिलाफ, उसके वालिद के खिलाफ, सबके खिलाफ FIR हुई है, वहाँ पे तो ये खामोश होकर बैठ गए हैं। ये चीज़ें भी तो देखें ना सर। चलें अपना असद मलिक साहब की तरफ, कभी वो एक कौन सा फैसला लीक हो गया है, हाँ, उसकी तरफ जाने से पहले, हाँ उसकी तरफ जाने से पहले जो है वो बासी साहब, ये जो रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार थे, 14 सितंबर को वो फाजिल 8 जज साहिबान ने जो इन चैम्बर वजाहती ऑर्डर जारी किया इलेक्शन कमीशन की CMA के ऊपर, उसमें जो है वो एक ख़त बड़ा मंजर आम पर आया है, और वो कि जस्टिस काजी फ़ईसा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उन्होंने रजिस्ट्रार जज़ीरा असलम जो हैं उनको ख़त लिखा और उनसे 9 सवालात पूछे हैं जी। तो वो क्या 9 सवालात हैं, ज़रा हमें बता देंगे आप, और आगे क्या मतलब ये किस तरफ जा रहा है मामला? 9 सवालात से पहले मेरे ख्याल में एक और डेवलपमेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और CMA फ़ाइल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, हाँ जी। और पहले एक CMA में जिस तरह से 25 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ने फ़ाइल की, फिर उसके बाद PTI ने फ़ाइल की, उसके बाद अब 14 सितंबर को उस पर रिस्पॉन्ड किया सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने, एग्जैक्टली उस वक्त जब शाम को हफ्ते के रोज़ पार्लियामेंट में ये गहमा गहमी चल रही थी और ये डिस्कशन हो रही थी कि सुबह इतवार के दिन हम एक आइनी तरमीम का जो मुसवदा है, पहले इसको कैबिनेट से मंजूर करवाएंगे, फिर उसके बाद टेबल करेंगे। लेकिन उससे पहले ही अचानक से वो जो 4 सफ़ात सामने आए, तो उसके बाद की सूरत हाल हमने देखी। लेकिन अब एक और CMA उसी केस के अंदर PTI ने एडवोकेट उज़ैर भंडारी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है, और उसमें बड़ी यूनिक किस्म की इस्तदा की गई है। ये कहा गया है कि आप स्पीकर और कानून जो है उसको कलअदम करार दे दें, स्पीकर हाँ, के खत को जो इलेक्शन कमीशन जी को जी है, जी, यही कहा होगा और क्या कहना? और नहीं सर, देखें ना, कानून कोई भी फरीक या कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको चैलेंज करती रहती है, लेकिन किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को चैलेंज करने के कुछ ग्राउंड्स होते हैं, और बुनियादी ग्राउंड ये होता है कि पार्लियामेंट का ये बनाया हुआ कानून फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है। लेकिन यहाँ पे CMA के ज़रिए एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर हो सकता है कि दरमियान में आप CMA दाखिल कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि वो अगर ऐसी बात है, वो तो ये तो एक नया इशू है, तो ये नया इशू जो है वो उसके अंदर गो के वो कनेक्टेड ज़रूर है उसके साथ, लेकिन इसमें चैम्बर में कोई समात के लिए उन्होंने कहा कि चैम्बर में समात करें। फिर एक उसी केस के अंदर CMA फ़ाइल की गई है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो केस था ना सुप्रीम कोर्ट में, उसी केस के अंदर, उसी के अंदर ये सेकंड CMA है। और फिर ये भी कहा है, इसका मतलब है कि वो मॉनिटरिंग जजेस जो हैं 8 उनके सामने है, और उन मॉनिटरिंग जजेस से ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन कुछ डिसाइड करने जा रहा है, तो उसको भी आप पाबंद करें कि जो सुप्रीम कोर्ट का 8 जजेस का जो मुख्तसर हुक्मनामा है 12 जुलाई का, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। डिटेल रीजनिंग अभी तक नहीं आई, वो जैसे हम डिस्कस करते रहे हैं कि 1.5 में से ऊपर हो चुका है, अभी तक उसकी तफसीली वजूहात नहीं आई। हाँ। तो अब ज़रा इस लेटर के ऊपर आते हैं। इस जो चीफ जस्टिस काजी फ़ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जो लेटर लिखा है जिसमें 9 सवालात पूछे गए हैं, उसमें से एक सवाल तो ये है कि ओरिजिनल फ़ाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार में जमा हुए बगैर ऑर्डर कैसे अपलोड हुआ। ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का जो हिदायत थी वो किसने की। ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत में फ़िक्स क्यों नहीं किया गया। दरख्वास्तों पर फैसला सुनाने के लिए काज लिस्ट क्यों जारी नहीं हुई। किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरख्वास्तों को सुना गया। क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतलका फ़रीक़ैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया था।
मुतफर्रिक दरखास्तें कार्ड लिस्ट के बगैर कैसे फ़िक्स हुई, बगैर कार्ड लिस्ट जारी किए या ज़ाहिर किए, क्या ये ऐसा हो सकता है? तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन के मुतफर्रिक दरखास्तें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई? तो ये वो सवालात हैं 9। और साथ में एक और सवाल भी पूछा है ना उन्होंने, केड़ा चैम्बर से जिथे बह के समाप्त हुई है। ये देखे ना, ये क्वेश्चन नंबर जो है वो है 5। इन विच कोर्ट रूम चैम्बर वर द एप्लीकेशंस हर्ड एंड बाय होम? जी, कि किस चैम्बर में किसने सुनी? जो चैम्बर इंतजार में होगा दरखास्तों के हान थे उन्होंने क्या होगा उनकी उन्होंने क्या होगा उनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ते जावे केड़ा ना रोलियां तू थोड़ा डायरेक्ट ही मंगाओ, फिक्स करे इधर ले आओ, असी पूरी इंसाफ दइए। तो ये जो कोई भी दरखास्त आ जाए करेगी तो कोई भी 8 जज खड़े होंगे और उसके ऊपर चैम्बर से फैसले जारी कर दिया करेंगे। इज दिस द प्रैक्टिस विच वी? ये तो ये क्या आता है, ये जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट के अंदर कहीं फॉल तो नहीं कर जाती है इस तरह की चीज़? देखिए ना, एक ख़ास सियासी जमात है, उसके लिए आप पर पहले भी आया चीज़ आई है कि उसका तो नाम भी नहीं था, आरोप है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मैटर था और आपने पिटिशनें उठा के आपने सारा सीटें उठा के पीटीआई को दे दी। बेशक बनती होंगी उनकी सीटें, लेकिन वो पीटीआई खुद आती ना। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पिटीशन थी, आपने पीटीआई को दे दी, फिर उनकी दरखास्तें आई तो आपने जहमत ही नहीं की कि प्रॉपर प्रोसीजर के तहत आती हैं। तो चीफ जस्टिस ने ये सवालात उठाए हैं, तो ये अब मिसकॉन्डक्ट तो बड़ा उसका एक बड़ा वसी एक वो उसका स्कोप है। तो मेरा तो ख्याल में कि चले मिसकंडक्ट तो नहीं, लेकिन अपने प्रोसीजर जो थे उनको तो कम से कम हल्का फुल्का कर लेंगे, हो गया हल्का फुल्का। हाँ, सहूलतकारी हल्का फुल्का, सहूलतकारी का आरोप जो है वो हल्का फुल्का है। इसका मैं बताऊं कि नहीं, लेकिन इससे पहले मैं जो है वो जो लेटर है अंग्रेजी के अंदर मैं वो पढ़ देता हूँ, ठीक है ना जी? आपकी समा के लिए नाज़रीन की रेफरेंस द डिप्टी रजिस्ट्रार्स नोट dated 14 September 2024, copy attached herewith regarding order issued on Saturday 14 September 2024, passed on CMAs number 7540 and 8139 in civil appeals number 33 and 334 of 2024 respectively. The said order and the said applications, commas highlighted. The following initial questions have arisen. Number 1. Where were the said applications filed? When were the said applications filed? ये applications कब दाखिल हुई? Why were the said applications not fixed before the committee constituted under the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023? तीसरा सवाल, how were the said applications fixed for hearing and how was this done without issuance of cause list disclosing their fixation? चौथा, did the office issue notices to the parties and to the Attorney General for Pakistan? पांचवा, in which courtroom chamber were the applications heard and by whom? छठा, why was a cause list not issued for announcement of the said order? Why was the said order not fixed for announcement without first depositing the original file and the said order in the Supreme Court's office? How was the said order uploaded on the website? Who directed the uploading of the said order on the Supreme Court's website? Justice Qazi Faisa, Chief Justice of Pakistan, 21 सितंबर 2024 to Registrar। हाँ जी, मैंने कहा ये तारीख में कभी पढ़ा जाएगा तो इसलिए मैंने उसको डॉक्यूमेंट किया है। अच्छा किया है। तो इन 9 सवालों के सवालात जो हैं वो कोई आपको लग रहा है कि एक बड़ा भौचाल फेर आने वाला है सर? बात इससे पहले कि जजमेंट लीक हो। सर बात यह है कि ये जो सवाल पूछे गए हैं, ये सवाल आप अक्सर मुझसे भी पूछा करते थे अपने विलाग में, ये जो हम करते हैं कि यार ये कौन से चैम्बर से इशू हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। देखिए, बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर आपको हमें ये चीज़ तो समझ आ रही थी कि जिस तरीके से ये वजाहत जारी की गई है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कह लो, सुप्रीम कोर्ट के अपने जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं या जो चीज़ें थीं वो बिल्कुल फॉलो नहीं की गई थी। फिर उसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार का वो सारा कुछ आना। तो अब एक चीज़ है जो मैं इसको देख रहा हूँ कि ये जो 8 जजेस की वजाहत है, मैं तो इसको पॉलिटिकल वजाहत कहूँगा, पॉलिटिकल मैटर था और उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अपने ज़ाब्ते वो जो हैं रूल्स रेगुलेशन, वो वजाहत नहीं है, उस पर लिखा है इन चैम्बर, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान,
है किस चैम्बर? एपेलेट जुरिस्डिक्शन इन चैम्बर्स लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा होता है, ये नहीं लिखा होता चैम्बर नंबर 1 चैम्बर नंबर 2। अब अल्लाह करे कि आइंदा जो है ये इससे आ जाए कि कौन से चैम्बर में हुई थी। और फिर उसके बाद जो एपेलेट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ, फिर 8 जज साहिबान के नंबर हैं, फिर वो केस का नंबर है, फिर ये CMS के नंबर्स हैं, फिर उस पर लिखा ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर बाद नीचे लिखा है आखिर में जाके क्लैरिफिकेशन ऑफ द सेड ऑर्डर, जिसमें इलेक्शन कमीशन को कहा गया और इलेक्शन कमीशन ने ज़राए के ज़रिए से कहा कि हम, और फिर ये जो है बेसिकली सर उजलत में लिखा गया है, उसके अंदर भी वर्डिंग में खुद भी वो चीज़ें खुद कंफ्यूज थे। और दूसरा ये है कि अब ये तो रजिस्ट्रार ऑफिस अपने तौर पे चीज़ों को देखेगा और वो सारा कुछ करके जब रिस्पांस खबर है कि रजिस्ट्रार, क्योंकि ये 21 सितंबर का है जी तो कोई पता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने कोई जवाब दिया है? नहीं, आज कुछ पता है? ये बेसिकली आज आया है ना, तो ये अभी कल छुट्टी है, शायद सोमवार मंगल तक हम समझ रजिस्ट्रार सकते भी हैं। मेरे ख्याल में छुट्टी पे होंगी शायद। हाँ, तो ये चीज़ें जो हैं वो वाजे हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये इसकी कितनी इंटेंसिटी है। लेकिन अभी बज़ाहिर हमें तो इस चीज़ से ये नज़र आ रहा है कि उन मुअज़्ज़ज़ 8 जजेस ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अपने जो रूल्स हैं, कवायद हैं आर्डर जारी करने के, फिक्सेशन के, और उन किसी चीज़ को भी वो खातिर में नहीं लाए। तो इस वजह से मैं तो इस नतीजे पहुँच रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, रजिस्ट्रार ऑफिस के मातहत थोड़ी हैं 8 जज साहिबान। सर देखें, 8 जज साहबान अगर मातहत नहीं है तो फिर वो डायरेक्ट दरख्वास्त आती तो वो कह दें कि बाबा हमारे पास डायरेक्ट लेके आ जाओ, फिर वो थ्रू रजिस्ट्रार ऑफिस क्यों जाती है, उस पर नंबर क्यों लगता है, अच्छा फिर उसके लिए काज लिस्ट में वो फिक्स क्यों होती है, ये फिर अपनी काज लिस्ट प्रोसीजरल है, तो 1980 के सुप्रीम कोर्ट रूल्स तो के वो अंदर है ना, प्रोसीजर को तो procedure फॉलो है। करें ना, मैं आपको बात बताऊं, तो प्रोसीजर को तो फॉलो किया जाए ना, इन्होंने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। और इस वजह से मैं तो ये जब मैं कि ये जुडिशियल ऑर्डर है यार। अच्छा बेशक जुडिशियल आर्डर हो, लेकिन मैं इस चीज़ को यूँ देख रहा हूँ, मैं इस चीज़ को यूँ देख रहा हूँ कि ये तो अल्टीमेटली इनके ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर यह चीज़ मुंतज होगी। लेकिन शर्त यह है या मशरूत रजिस्ट्रार ऑफिस के जवाब के साथ कि वो क्या देते हैं। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਲਾਂ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ जज साहब ने मुझे हुक्म दिया था, मैं क्या करूं सर, वो भी समझ आ सुप्रीम रहा है कोर्ट के जज हैं। तो वो ऐसा ही हुआ था वो टहरियान केस वाले में भी। हाँ, बिल्कुल। वो जजमेंट उन्होंने अपलोड कर दी, बाद में फिर चीफ जस्टिस ने हटवाई थी। नहीं लेकिन ये तो नहीं हटवाई। ये ज़रा इनका दिल बड़ा होगा तो मतलब तो मलिक साहब ये मखसूस नशिस्तों के केस की बात हो रही है, ये 9 सवालात भी आ गए हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पर्टिनेंट हैं। देखें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो मुल्क का आला तरीन इदारा है और इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नज़र भी आए, ये एक गोल्डन प्रिंसिपल है। इख्तलाफी फ़ैसले हैं तो सुन लेते, नोटिस करके आप सुन लेते, एक हेयरिंग के अंदर आप दे देते, कौन किसने आपको रोकना था। लेकिन मसला ये था, ये CMA थी, वो फुल कोर्ट बैठ था, ठीक है, और पहले वो कह चुके हैं डिटेल रीजनिंग तक हम जो है ना रिव्यू नहीं सुनेंगे। फिर टाइमिंग भी साथ देखें ना, किस टाइम दिया, क्यों दिया, ये तो मैं कह रहा हूँ उजलत में दिया गया और एन उस टाइम दिया गया जब तहरीक इंसाफ जो है अपने मेंबरान को मुमकिना या मुजवजा तरमीम पर वोट कास्ट करने से रोकने के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर का फैसला उसने लफ्ज़ किया। लेकिन अब हुकूमत ने भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को एन उस वक्त जो है अमेंड कर दिया जब ये सारा कुछ हो रहा था, जब 63A का फैसला आया तो हुकूमत ने उसको अमेंड कर दिया सर हुकूमत और वो इम्प्लीमेंट भी हो गया। हुकूमत ने क्यों अमेंड किया? देखिए तकरीबन पिछले 2 या 3 माह से चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब ये अटेम्प्ट कर रहे हैं, एजेंडे पे लेके आते हैं कि 63A के ऊपर 2 साल से जो पेंडिंग पड़ी है नज़रसानी की दरख्वास्त उसको फिक्स किया जाए। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर का चूंकि वो आथर जज है और वही आथर जज उस कमेटी का हिस्सा है और वो नहीं चाहते थे ये लगे।